चलिए बेटा शुरुआत करते हैं अपने 10th की इकोनॉमिक्स से। ठीक है, 10th की इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक्स है बेटा 20 मार्क्स की आती हैं और हमें मेनली 4 चैप्टर पढ़ने हैं। 4 चैप्टर 20 मार्क्स। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले लेक्चर से, या पहला चैप्टर आप कह सकते हैं, दैट इज डेवलपमेंट। क्या समझते हैं आप बेटा डेवलपमेंट से? डेवलपमेंट होता है बेटा कि विकास, किसी चीज का वेलफेयर होना। अगर आप देश में रहते हैं तो आपका विकास होना चाहिए। आपकी चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन पॉवर्टी से रिलेटेड हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। इन सब से रिलेटेड चीजों पर डेवलपमेंट होना चाहिए। और डेवलपमेंट हर आदमी का, अगर मैं बात करूं कि एक एग्जैक्ट डेफिनेशन हो जाए, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं कह सकते, हर आदमी के गोल, उद्देश्य और डेवलपमेंट अलग होता है। डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट गोल्स एंड डेवलपमेंट। शुरुआत करते हैं बेटा, सबसे पहले डेवलपमेंट की मीनिंग पढ़नी है। क्या होती है मीनिंग? इंप्रूवमेंट करना, किस चीज का? इकोनॉमिक वेलफेयर, ताकि लोगों का रहन सहन बढ़ सके। आदमी का रहन सहन अगर इंक्रीज हो रहा है यानी देश का विकास हो रहा है। अगर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आपका सुधर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, तो यानी देश का डेवलपमेंट हो रहा है। यानी जो चीजें पहले बेकार थी उनका इंप्रूव करना, इंप्रूवमेंट लाना, देन इट इज नोन एज डेवलपमेंट। ठीक है सर, हम समझ गए। अब लोगों का देखिए क्या क्या प्रॉमिस है। डिफरेंट गोल फॉर डिफरेंट पीपल। हर आदमी के गोल अलग अलग होते हैं, यानी डिफरेंट थिंग्स के लिए जाता है। हो सकता है मुझे जो अच्छी चीज लगती है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं गांव में रहता हूं, तो मेरा सपना क्या होगा बेटा कि मैं शहर में जाके रहूं। जो शहर में रहता है उसका सपना क्या होगा? मैं विदेश में जाऊं। कोई बंदा मान लो बेटा कोई पियोन की नौकरी करता है, उसका उद्देश्य क्या होगा? मैं क्लर्क बनूं। जो क्लर्क होगा उसका उद्देश्य क्या होगा? मैं कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बनूं। जो चीफ ऑफिसर होगा वो क्या सोचेगा कि मेरी कंपनी हो। हर आदमी अलग अलग चीजें सोचता समझता है। हर आदमी के गोल और जिंदगी से जो प्रॉमिस होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। और क्या क्या गोल्स हो सकते हैं? डेवलपमेंट पीपल मिक्स गोल। कभी कभी हम एक से ज्यादा गोल्स कर लेते हैं। मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। तो बहुत सारे गोल्स होते हैं आदमी के पास। दूसरा, पीपल डिजायर टू वर्क, काम करना चाहते हैं। पीपल सीक इक्वल ट्रीटमेंट। अब मैं देश में रहता हूं तो मैं सोचूंगा अगर आपको जो अधिकार मिल रहे हैं वो मुझे मिले। हमारे देश के अधिकार क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट। मैं अगर मान लो किसी स्कूल में जाता हूं, किसी कोचिंग में पढ़ाता हूं, तो क्या सोच के पढ़ाऊंगा कि जैसा भी एक दूसरे टीचर के साथ हो रहा है वैसा ही मेरे साथ, यानी सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो ना 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 ना, बुरा नहीं। अगर किसी बंदे को अच्छा ट्रीट किया जा रहा है तो मैं भी ये उम्मीद करूंगा कि मुझे भी अच्छे से ट्रीट किया जाए। क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो? सुधरे। और पब्लिक फैसिलिटी जो होती है, पब्लिक फैसिलिटी यहां पर बात हो रही है कि साफ पानी मिले, बिजली मिले, ट्रांसपोर्ट मिले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड अच्छी हो, डैम अच्छा हो, बिजली पानी अच्छे हो, कानून अच्छा हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। ये सारी पब्लिक फैसिलिटी में गिनी जाती है। किसमें गिनी जाती है? पब्लिक फैसिलिटी। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था किसका? डेवलपमेंट का, कि इकोनॉमिक वेलफेयर होना, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना इज नोन एज डेवलपमेंट, जो कि हर बंदे का अलग होता है। हर बंदा उसे अपने अपने तरीके से, डिफरेंट तरीके से पाने की कोशिश करता है। बहुत सारे गोल ये होते हैं कि हर आदमी चाहता है मैं काम करूं, जो काम करूं वहां पर इक्वल मेरे साथ ट्रीटमेंट हो और मुझे पब्लिक फैसिलिटी मिले, सरकारी ट्रांसपोर्ट मिले, रोड मिले, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश में आ रही है वो मिले, पानी मिले, लॉ एंड ऑर्डर, कानून की व्यवस्था इक्वल मिले। ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज में आ जाती हैं। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं बेटा नेशनल डेवलपमेंट। यहां तो सिर्फ आपकी बात हो रही थी। नेशनल मरकर बेटा पूरे नेशन की बात, जितने भी सिटीजन रहते हैं सबका विकास हो, यानी पूरे नेशन का विकास हो। सिर्फ आपका विकास हो रहा, दैट इट इज नोन एज डेवलपमेंट। जो पूरे देश का विकास होगा, दैट इट इज नोन एज नेशनल डेवलपमेंट। कुछ नहीं, आपका विकास डेवलपमेंट, देश का विकास नेशनल डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? जो आपके इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ाए। यानी इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में कौन से वेलफेयर की बात करेंगे? इकोनॉमिक्स वेलफेयर, जो देश की तरक्की करे, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे नापते हैं? इसकी कुछ अप्रोचेस है। पर कैपिटा इनकम क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। क्या होती है पर कैपिटा इनकम बेटा? नेशनल इनकम को डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से। लेकिन एक होती है रियल पर कैपिटा इनकम। रियल पर कैपिटा इनकम में क्या हो जाएगा? रियल नेशनल इनकम को
बस जो इनकम आपने कमाई उसमें से खर्चे निकाल दो तो रियल इनकम मिल जाएगी और डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन कर दो। पर कैपिटा तो निकलती है नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, लेकिन रियल पर कैपिटा कैसे निकलेगी? रियल नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। दूसरा, इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी हमारे देश से पॉवर्टी क्या हो जाए बेटा? रिमूव हो जाए। इकोनॉमिक वेलफेयर तो तब होगा, यानी आज की तारीख में डेवलपमेंट की मीनिंग इकोनॉमिक वेलफेयर के ऊपर साथ ज्यादा डिपेंड है। अगर हमारे देश, आप ये कह रहे हो कि देश तरक्की कर रहा है लेकिन गरीबी बढ़ती जा रही है बेटा, तो दिक्कत है, तो दिक्कत है। गरीबी को हमें कम करना है, गरीब लोग, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए, तो देश अपने आप तरक्की कर लेगा। लोगों की गरीबी कैसे कम होगी बेटा? क्या सरकार उन्हें पैसा बांटती रहे? ना बेटा ना, सरकार उन्हें काम दे, रोजगार दे, एम्प्लॉयमेंट दे। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा? गरीबी मिट जाएगी। ठीक है सर। लोगों की हेल्थ फैसिलिटी भी क्या होनी चाहिए बेटा? इंप्रूव होनी चाहिए। जो डिजीज हैं उन पर कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे डिजीज है, जैसे HIV एड्स है, उसके बाद सरस एक वायरस है, आफ्टर जैसे अस्थमा हो गया, कैंसर हो गया, ये बहुत सारे डिजीज है, इन पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। करंटली चल रहा है बेटा कोरोना, कोरोना पर भी सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, कर भी रही, कोशिश कर रही है वो। तो जितने भी इन्फेक्टेड डिजीज है, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, लेप्रोसी, जितने लेप्रोसी होता है बेटा स्किन से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं, इन सारे डिजीज पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपके देश में इन डिजीजेस पर कंट्रोल है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, तो देश तरक्की कर जाएगा। ठीक है सर। बेटर एजुकेशन फैसिलिटी, किसी भी देश की अगर तरक्की करनी है या तरक्की देखनी है, नींव मजबूत करनी है, तो बेटा एजुकेशन सिस्टम सुधारना होगा। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई आपके देश में ढंग की होनी चाहिए। खुद सोचिए, एक पढ़ा लिखा बंदा प्रोडक्शन ज्यादा करेगा या अनपढ़ बंदा ज्यादा करेगा? इनकम किसकी ज्यादा होगी, पढ़े लिखे बंदे की या अनपढ़ बंदे की? इलिटरेट या लिटरेट पर्सन? ऑब्वियस सी बात है, आप सभी कहेंगे लिटरेट पर्सन की। पढ़े लिखे बंदा ज्यादा इनकम कमा सकता है। तो एजुकेशन से क्या होती है? आपकी स्किल इंप्रूव होती है। जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का ढंग से इस्तेमाल हो, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी आपके देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? फिलहाल सुन लीजिए, इसकी इंपॉर्टेंस चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि रिसोर्सेज को इस तरह से यूज किया जाए ताकि प्रेजेंट जनरेशन, जो प्रेजेंट की जनरेशन है, उसका भी उद्धार हो जाए, वो भी यूज कर ले ढंग से, और जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी यूज कर ले। ऐसा ना हो कि प्रेजेंट जनरेशन ही सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर ले और फ्यूचर के पास कुछ ना बचे, यानी फ्यूचर जनरेशन को बाद में दिक्कत हो। तो रिसोर्सेज को ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी बिजली को बचाना चाहिए, कमरे से बाहर निकले तो स्विच ऑफ कर देने चाहिए, जब आप नहाने जाते हैं तो टैप जो होता है खुला छूट जाता है, उसे बंद कर देना चाहिए। यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब का ढंग से इस्तेमाल करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, जो कि फ्यूचर में दिक्कत ना करें। ठीक है सर। ये तो मॉडर्न अप्रोच थी। क्या क्या बेटा? राइज इन पर कैपिटा इनकम, इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ, बेटर एजुकेशन सिस्टम एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। जुडिशियस मतलब ढंग से इस्तेमाल करना, जो कि एक सिंपल वर्ड हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रेजेंट जनरेशन इस तरह से रिसोर्स का इस्तेमाल करे ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना हो। ठीक है सर। दूसरे देशों से हम अपने देश की डेवलपमेंट को कैसे कंपेयर करेंगे? पर कैपिटा इनकम एक बेस्ट इंडिकेटर होता है। बेस्ट इंडिकेटर, बेस्ट इंडिकेटर किसी भी देश की पर कैपिटल, टोटल इनकम नहीं, टोटल इनकम तो हो सकता है भारत की ज्यादा हो, यूएसए की कम हो, चाइना की कम हो, लेकिन पॉपुलेशन के ऊपर पर कैपिटा इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है, तब देश की असली, ये कह सकते हैं डेवलपमेंट का पता चलता है जब देश के पर कैपिटा इनकम निकलेगा। तो पर कैपिटा इनकम हमारा बेस्ट इंडिकेटर है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होना चाहिए बेटा? कम होना चाहिए। तो इससे पता चल जाता है हेल्थ सिस्टम क्या है बेटा, हेल्थ फैसिलिटी क्या है, बढ़िया है। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है बेटा कि पैदा होने के एक साल के अंदर अंदर, पैदा होने के एक साल के अंदर अंदर कितने बच्चों की डेथ हो गई, 1000 बच्चों में कितने बच्चों की डेथ हो गई। पहले तकरीबन
1000 बच्चों में 244 बच्चों की डेथ हो जाती थी। 244 आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स कह रहा हूं, बच्चे 1 साल के पैदा होने के अंदर अंदर मर जाते थे। लेकिन आज 1000 बच्चों में 40 बच्चों की डेथ होती है, यानी हेल्थ फैसिलिटी सुधरी है। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपके देश का कम है तो आप तरक्की कर रहे हैं। लिटरेसी रेट क्या होता है बेटा? पढ़ाई लिखाई का। अगर लिटरेसी रेट ज्यादा है तो आपका वेलफेयर भी क्या होगा? यानी आपके देश में पढ़े लिखे लोग ज्यादा है तो लोगों को काम भी क्या मिलेगा? ज्यादा है। इनकम भी क्या होगी उनकी? ज्यादा है। तो पढ़े लिखा होना भी ज्यादा जरूरी है। हमारे देश में 74% लोग पढ़े लिखे हैं। ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, प्राइमरी सेकेंडरी एंड बेटा हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में कितने लोग इन्वॉल्व हैं? ग्रोस इन्वॉल्वमेंट का मतलब है प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे जाते हैं। 12th के बाद सारी क्या हो जाती है? आपकी हायर स्टडीज हो जाती है। यहां भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे क्या होने चाहिए? इनरोलमेंट क्या होना चाहिए? उनका ज्यादा होना चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज हमारे देश में जो आदमी जीता है कितने साल तक जीता है। अगर मैं ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करूं, आजादी के समय जब हमारा देश आजाद हुआ था, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, तो ऑन एन एवरेज 32 ईयर्स ही आदमी जी पाता था। ऑन एन एवरेज। कोई बच्चा ये ना बोले 32 तो बहुत कम है, मेरे दादाजी तो 100 साल जी के हो गए थे माता रानी के पास। राजा ऐसा था कि कुछ बच्चे बचपन में मर गए, मान लो कोई 2 साल का बच्चा मर गया, कोई 10 का मर गया, कोई 100 का होके मरा। तो ऑन एन एवरेज कितना बैठा टोटल? ऑन एन एवरेज तो बैठा तकरीबन 40 भी नहीं बैठा। समझ में? कोई ज्यादा जीता था वो अलग था, कोई बिल्कुल मर जाता वो। लेकिन आज की तारीख में ऑन एन एवरेज 68 ईयर्स बंदा जी जाता है। ऑन एन एवरेज 68 ईयर, उस समय 32 ईयर्स था। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना बेटा आपका हेल्थ सिस्टम क्या होगा? हेल्थ क्या रही होगी? अच्छी रही होगी। पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन आप जानते हैं। पॉवर्टी लाइन वो लाइन होती है जो आपको डिवाइड करती है रिच एंड पुअर में, या कह लो पुअर और नॉन पुअर में। एक कट ऑफ लाइन जो डिवाइड कर दे अमीर और गरीब को, एक रेखा है जो डिवाइड कर देती अमीर और गरीब इंसान को, पुअर एंड नॉन पुअर। बिलो पॉवर्टी लाइन क्या होनी चाहिए लोग बात? पॉवर्टी क्या होनी चाहिए बेटा? कम होनी चाहिए। इससे पता चलेगा आपके देश की इनकम क्या है? ज्यादा है। पॉवर्टी कम होगी तो इनकम आपके देश की क्या हो जाएगी? ज्यादा है। ये थोड़े से कंपैरिजन थे जिससे हम दूसरे देश से अपने देश की ग्रोथ को नाप सकते हैं। इसे जल्दी से आई होप आपको समझ में आया होगा। डेवलपमेंट क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को की क्या अप्रोचेस है और इसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं। इसे जल्दी से कॉपी करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलिए बेटा अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन और हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल डेवलपमेंट पढ़ लिया है। अब उसी को आगे बढ़ाने की चर्चा करते हैं। अब हमें बेटा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि किसी चीज की क्वालिटी को कैसे नापा जाए, लाइफ इंडेक्स कैसे नापा जाएगा या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाएगा। दोनों का मतलब एक ही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स या मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाता है, इसके लिए हमारे देश की सरकार ने 2 इंडेक्स बनाए हुए हैं। पहला इंडेक्स है बेटा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में क्या आएगा बेटा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट। ये तीनों मैंने आपको बता दिया था जब मैं कंपैरिजन पढ़ा रहा था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब हमारे देश में ऑन एन एवरेज कितने लोग जीते हैं, कितने साल तक जीते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब पैदा होने के यानी बर्थ लेने के बाद 1 साल में 1000 बच्चों में कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, प्लस लिटरेसी रेट हमारे देश में पढ़े लिखे लोग कितने हैं। इन सब का सम टोटल कर किससे डिवाइड कर दो? 3 से। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स पता लग जाएगा। लेकिन ज्यादातर यूज किसका होता है बेटा? एचडीआई का इस्तेमाल होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या आएगा? एक तो वही लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है बेटा? नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। और ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो। ग्रोस इनरोलमेंट में मैंने बताया प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में कितने लोग इनरोल्ड हैं।
इन तीनों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम और ग्रोस इन्वॉल्वमेंट रेशियो का सम टोटल डिवाइड बाय 3। तो ये दो इंडेक्स है, लेकिन इस्तेमाल बेटा जनरली कौन सा होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके लिए नोट है, जो एचडीआई था, जो प्रिपेयर्ड किसने किया था? यूएनडीपी ने किया था। और यूएनडीपी कहां पर है बेटा? न्यूयॉर्क में। अब एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, यूएनडीपी की फुल फॉर्म बताइए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसने एचडीआई प्रिपेयर किया, एचडीआई का फॉर्मूला निकाला, जिससे हम अपने देश का वेलफेयर या क्वालिटी की बात कर लेते हैं। यानी कितने क्वालिटी इंडेक्स बेटा? दो, फिजिकल और दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट। यूज किसका होता है जनरली? ह्यूमन का। फिजिकल क्वालिटी में क्या क्या आता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी आता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आता है, लिटरेसी रेट का सम टोटल डिवाइड बाय 3। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम एंड थर्ड वन इज ग्रोस इन्वॉल्वमेंट रेशियो का सम कर डिवाइड बाय 3, यानी इनका एवरेज निकालना। आई होप यहां तक दोनों चीजें क्लियर हुई होंगी, इनके फॉर्मूले आ सकते हैं। दूसरा बेटा, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? 12th में जाकर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, यहां सिर्फ हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। 12th में जाकर जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरा का पूरा चैप्टर है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे वहां पर। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक होता क्या है, सबसे पहले बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब। अभी मैंने थोड़ा सा इंट्रो किया था, रिसोर्सेज को इस तरह से यूज किया जाए प्रेजेंट जनरेशन के द्वारा, यानी हम लोग रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करें ताकि फ्यूचर जनरेशन को कोई नुकसान ना हो। आप ही सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लोगे, वेस्ट कर रहे हो रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल भी नहीं होते, दोबारा भी नहीं बनते, या बनते तो बहुत साल लग जाते हैं, वो रिसोर्स आपने सारे बर्बाद कर दिए। आने वाली जनरेशन के लिए नुकसान होने वाला है, आने वाली जनरेशन जो होगी उसके लिए दिक्कतें होंगी, फिर देश तरक्की नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बताया जाता है कि पानी को बचाओ, बिजली को बचाओ, बहुत सारी चीज आपको कहा जाती है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ नॉन रिन्यूएबल। डेवलपमेंट टू मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, यानी प्रेजेंट जनरेशन अपनी नीड पूरी कर ले विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, लेकिन इस तरह से यूज करे कि बेटा फ्यूचर जनरेशन का नुकसान ना हो। यानी प्रेजेंट जनरेशन रिसोर्सेज का ऐसे इस्तेमाल करें कि प्रेजेंट जनरेशन इस तरह रिसोर्स का इस्तेमाल करें कि फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। इसी चीज को बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? एक तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको ढंग से रैशनलाइज, मतलब होता है सही तरीके से। रेज द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, हमारे देश के नेचुरल रिसोर्सेज भी ढंग से इस्तेमाल हो पाएंगे और इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट भी होगा। आप ज्यादा पोल्यूशन नहीं करोगे। देखो, पोल्यूशन ज्यादा करोगे तो फ्यूचर को नुकसान होने वाला है। अगर आज पोल्यूशन ज्यादा कर रहे हो तो फ्यूचर जनरेशन को नुकसान होगा। हमारे पूर्वजों ने नुकसान किया, मान लो जितने भी एसी चल रहे हैं या जितने भी आप कह दो रेफ्रिजरेटर चल रहे हैं, ये सारे चीजों से ग्रीन हाउस गैस निकलती है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होती है, ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। तो नेशनल रेशनलाइज यूज होगा नेशनल रिसोर्सेज का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेज हो जाएगा और हम ज्यादा ध्यान दे पाएंगे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कानून भी बना हुआ है, 1986 में बना था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पढ़ेंगे हम आगे हायर स्टडीज में। तो एक नोट है, डेवलपमेंट सस्टेनेबल कैसे बनेगा? डेवलपमेंट तो करो, लेकिन वो सस्टेन कैसे होगा? अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर चले। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल करें, रैशनलाइज इस्तेमाल करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए उन्हें बचा कर चलें। दूसरा, टेक्नोलॉजी हैज बीन, आप बनाओ टेक्नोलॉजी, बनानी चाहिए सरकार को, देश को तरक्की करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी से ही होगी, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी बने वो इको फ्रेंडली बने, यानी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली बने। यानी डेवलपमेंट को सस्टेन कैसे करना है, सस्टेनेबल कैसे बनाना है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल किया जाए ताकि फ्यूचर जनरेशन को नुकसान ना हो, टेक्नोलॉजी बढ़ाई जाए लेकिन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी लाई जाए। ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको बेटा नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, नोट्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चन और पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको आपको चैप्टर पढ़ने के बाद ट्राई करना है, विद सॉल्यूशन मैंने दिए हुए हैं, तो आप उन्हें देखिएगा, जो भी दिक्कत आए मुझे बताइएगा। मेरा कांटेक्ट नंबर है बेटा, कांटेक्ट नंबर लिख लीजिए 9528282801। जो भी दिक्कत हो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप,
व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी दिक्कत हो। इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये लेक्चर मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।